जय गुरुजी संकट जी, मेरे YouTube चैनल गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरुजी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है श्रीमती नंदिता चंदर आंटी जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। आंटी जी जब गुरु जी से मिली तो किन किन समस्याओं से घिरी हुई थी, क्या क्या उनको परेशानियां थी, उन्हीं का उन्होंने वर्णन किया कि जब वह गुरु जी से मिली तो उनको सबसे पहले गुरु जी से मिलते ही गुलाबों की खुशबू आई थी। और आप सभी जानते हैं कि गुरुजी जब हमें ब्लेस करते हैं तो उनके ब्लेस करने के तरीके भिन्न होते हैं। तो आंटी जी को भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखी। उसी का आंटी जी ने इस सत्संग में वर्णन किया। सत्संग शुरू करने से पहले हम जैसे गुरुजी का डेली मंत्र जाप करते हैं वैसे ही हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, मुझे गुलाबों की सुगंध आई। जय गुरुजी। अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहां पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों में के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास भी किया पर कर नहीं पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थे, क्योंकि वहां पर वह वस्तुएं थी ही नहीं। यह तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी, जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूबी जा रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं थे ही नहीं, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे ही देख रहे थे। वह बोले, हुन 10 प्रैक्टिकल आए कैसी? और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भले मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा जी, आंटी जी कहती हैं कि जब वो पहली बार गुरुजी से मिली थी, ये 2004 की घटना की बात करती हैं कि जब मैं गुरुजी के पास मिली मैंने उनके चरण स्पर्श किए और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमें कोई ना कोई सगा संबंधी या कोई रिलेटिव कह सकते हैं या अड़ोसी पड़ोसी कोई हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग, कोई संगत हमें जोड़ती है गुरुजी से। आंटी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनके किसी मित्र, जो घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने ही गुरुजी से उनका परिचय करवाया था, मिलवाया था। आंटी जी कहती है, मैं पैर छूकर गुरुजी के और एक साइड बैठ गई, आंखें बंद करके बैठी। बहुत सुंदर भजन चल रहे थे, मैं उनके भजनों में, जो भजन चल रहे थे, मैं उसके रस में डूब गई। अचानक मुझे गुलाबों की महक आने लगी और मैंने इधर उधर देखा। ना तो परफ्यूम की महक थी, ना किसी अगरबत्ती की, पर वहां पर तो गुलाब के फूल थे ही नहीं। सिर्फ वहां पर आर्टिफिशियल गुलाब रखे हुए थे, पुष्प रखे हुए थे। आंटी जी कहती हैं कि मैंने जब आंखें खोली तो गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कैसा रहा, पता कैसा रहा ये प्रैक्टिकल तेरा? क्योंकि हम लोगों के मन में इफ एंड बट बहुत रहता है, जैसे गुरुजी ने कहा था कि नो इफ एंड बट। तो यहाँ पर वही एक उसी का वर्णन करते हैं कि आंटी जी की गुरुजी ने उनसे बोला कि कैसा रहा तेरा प्रैक्टिकल, अब बता। आंटी जी कहती है मैं वो तो बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब वो किस तरीके से देती उनके लिए उन्होंने वो समझा नहीं और कोई दे भी नहीं पाता कि क्या है क्या नहीं है, वो गुरुजी जानते हैं।
आगे आंटी जी लिखती हैं, मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। मुझे अधिक तीव्र औषधियां दी जा रही थी। प्रतिदिन 3 ब्रोमोकॉप्तिन केस के कारण मैं अत्यधिक व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवा कर गुलमे को निकलवा दूं और औषधियां बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी वह गुलमा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी जो सामान्य था 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। विकिरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर पर, पहियों वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी विकिरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी के अनेक अन्य रोगियों पर भी उनकी दया वृष्टि करी, जिनके संपर्क में मैं आई थी। आंटी जी कहती हैं कि जब वो गुरुजी के पास आई थी तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर लगातार इतना बढ़ता जा रहा था कि जो उनकी आंखों की नस थी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है नसों से मिलकर ही बना हुआ है, उसके ऊपर कोटिंग की गई है, जो स्किन की कोटिंग है, जैसे आप जानते हैं। तो उसी तरीके से जो आंटी के जो मस्तिष्क था, दिमाग था, उसमें ब्रेन ट्यूमर हो गया था ब्रेन ट्यूमर। और वो आंटी जी बताती हैं कि वो ट्यूमर जो था इतना विकसित होता जा रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था, जो उनकी देखने की दृष्टि की जो नस थी, देखने की जो नसें थी, वहां तक वो पहुंच गया था। अब दिन प्रतिदिन जितना बढ़ता जा रहा था, उनको डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जल्दी से आप थेरेपी करा लीजिए, वरना आप दृष्टिहीन भी हो सकती हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यही सब परेशानियां थी उनके साथ में। तभी वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई थी किसी घनिष्ठ मित्र के साथ। आंटी जी आगे बताती कि डेली उनको 3 औषधियां दी जाती थी, 3 मेडिसिन दी जाती थी, जिसमें 3 बोमो क्रोपितन करके एक मेडिसिन थी, वो दी जाती थी। और वो जब उसको लेती थी तो वो व्याकुल हो जाती थी। अब वो कहती कि डेली कार्य करती थी, वो ऑफिस भी जाती थी और भी अपने घरेलू कार्य भी करती थी। कहते हैं मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी उस दवाई के कारण भी और बीमारी के कारण भी। दूसरा अपने जो कार्य होते हैं वो कर ही रही थी, जैसे कि गृहिणी करती है। और संगत जी अगर देखा जाए तो यहाँ तो आंटी जी कैंसर की बात कर रही हैं, वो ब्रेन ट्यूमर की बात कर रही हैं। जिस तरीके से ट्यूमर हो गया था और भी संभावना थी उनको परेशानी जो थी। अगर किसी को हेडेक भी हो जाता है या फीवर भी हो जाता है और वो मेडिसिन लेता है, उस समय वो कितना विचलित होता है। 2 या 3 दिन में हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आंटी जी कह रहे हैं 3 मेडिसिन उनको इतनी हैवी डोज में दी जाती थी, जिससे उनका वो विचलित रहती थी और परेशान के कारण वह अपने और भी कार्य नहीं कर पाती थी। जब वो गुरुजी के पास जाकर बैठती थी, हमेशा उनसे प्रार्थना करती थी कि उनकी शल्य क्रिया जो होनी है, कीमोथेरेपी जो होनी है, वो अच्छी तरीके से हो जाए और जो उनका ब्रेन ट्यूमर है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाए, जो भी है अच्छी तरीके से हो जाए और उनकी दवाइयाँ
बंद हो जाएं। वो हमेशा यही प्रार्थना करती थी गुरुजी के सामने बैठकर। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने उनकी प्रार्थना सुनी। वो कहती है कि 2004 की बात है, अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उससे पहले कि क्या हुआ कि गुरुजी ने उनसे उनके जब शल्य क्रिया करानी थी, कीमोथेरेपी करानी थी, तो गुरुजी ने सबसे पहले उनका हॉस्पिटल का नाम पूछा, किस डेट पर उनकी शल्य क्रिया करनी है वो पूछा, और किस डॉक्टर के द्वारा की जानी है, वो तीनों चीजें गुरुजी ने पूछी और आंटी जी को आशीर्वाद दिया कि सब कुछ ठीक होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंटी जी बोली मैं भी बहुत खुश थी, मैं भी, हालांकि वो इतनी परेशानी में थी लेकिन फिर भी वो खुश थी क्योंकि गुरुजी का उन्हें आशीर्वाद मिल चुका था। और वो कहती हैं कि इतनी परेशानी के बावजूद मैं प्रसन्न थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया था और मुझे इतना भरोसा हो गया था कि अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास हो गया था। आंटी जी कहती है जब वो अपोलो हॉस्पिटल में उनकी कीमोथेरेपी हुई और अच्छा उनका जो ट्यूमर वगैरह जो था, अच्छा ट्रीटमेंट इनका हो गया, अच्छी तरीके से इनकी शल्य क्रिया हो गई और ऑपरेशन वगैरह जो था वो सक्सेसफुल हुआ, तो सभी डॉक्टर्स ने इनको बधाई दी। और जब इन्होंने आकर गुरुजी से वो बात कही तो गुरुजी ने भी इनको नए जीवन के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दी और आंटी जी ने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। यहाँ पर आंटी जी कहती है रेडिएशन थेरेपी जो थी उनकी जब हुई थी विकर्ण चिकित्सा, उसको कहते हैं कि उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं था। आप सभी जानते हैं कीमोथेरेपी जब की जाती है, रेडिएशन जो किए जाते हैं ना, रेडिएशन थेरेपी जो की जाती है उसमें बहुत ज्यादा ही व्यक्ति को परेशानी होती है, पर आंटी जी कहती है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं रोगियों को स्ट्रेचर पर और व्हील चेयर पर बैठे हुए देखती थी, जिस तरह के कैंसर के रोगी थे और ट्यूमर जिनको था, इस तरह की संभावनाएं, कीमोथेरेपी होती थी, मैं उनको ऐसे देखती थी, वो स्ट्रेचर पर जाते थे अन्य मरीज और व्हील चेयर पर जाते थे, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तो बाजार में भी घूम लेती थी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। आंटी जी कहती है जब तक वो अपोलो हॉस्पिटल में उनकी चिकित्सा होती रही तब तक आंटी जी के अलावा अन्य जो रोगी थे उन पर भी गुरुजी की कृपा हुई थी। यहाँ उसी का जिक्र करती हैं कि मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसके मस्तिष्क में गुल्मा था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन रखना आरंभ किया वह अच्छा होने लगा है और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य देखकर अचंभित हो रहे हैं। आंटी जी कहती हैं कि एक बार जो अपोलो हॉस्पिटल में ही इनके साथ एक और पेशेंट था, वो 9 साल का छोटा बच्चा था, उसको भी ब्रेन ट्यूमर था और जो उसके पेरेंट्स थे वो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए थे। माता बच्चे के साथ रहती थी, जो उनके पिता थे वो कहीं बाहर दूर सरकारी नौकरी करते थे और हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जब भी वो छुट्टी लेकर आते थे तो हमेशा क्या होता था कि इतना पैसा वो लगा नहीं पा रहे थे उसके ट्रीटमेंट पर। तो आंटी जी कहती है कि आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उसका जो था जो उसका ट्रीटमेंट था कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था, धन के अभाव के कारण, पैसा ना होने के कारण। आंटी जी कहती है मुझे उसकी दयनीय दशा देखकर उनको तरस आया, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक गुरुजी का लॉकेट रहता था और एक स्वरूप भी वो हमेशा अपने पास रखती थी। आंटी जी कहती है मैंने वह लॉकेट जो था बच्चे की मम्मी को दे दिया और उनसे कहा कि प्रतिदिन इस लॉकेट को, गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है, इसको वो बच्चे की आंखों पर रखा करें। जैसे उन्होंने आंटी जी को अन्य जो दूसरी आंटी जी थी अपोलो में उनको निर्देश दे दिए, बता दिया जैसे जैसे करना है, आंटी जी भी वैसे ही करने लगी। अब क्या हुआ, 1 सप्ताह के बाद जब आंटी जी हॉस्पिटल में अपना जैसे
चेकअप कराने के लिए गई होंगी, तो वो उनकी मदर, उस बच्चे की मदर से मिली। तब क्या देखा उन्होंने कि उनकी उस बच्चे की मदर ने आंटी जी को बताया कि वह लॉकेट प्रतिदिन उस बच्चे की आंखों पर वह रख रही हैं और उसके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। यह देखकर डॉक्टर भी अचंभित हो रहे हैं, मतलब डॉक्टर भी सरप्राइज हो रहे हैं कि कहाँ तो उसकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक सप्ताह में उसकी स्थिति में सुधार हो रहा था। उसका स्वास्थ्य जो था वो इम्प्रूव कर रहा था, बच्चा वो अच्छा ग्रो करने लग गया था, इम्प्रूव कर रहा था। उसकी हेल्थ जो थी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आंटी जी आगे लिखती हैं, जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए, उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती कर रही थी कि वह अंदर जय के साथ रहें। उस प्रक्रिया के 3 घंटे लग गए, उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियां थी, जिनकी बायोप्सी करवानी थी। मैं उन दिनों इतनी व्याकुल रही, मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा की ही प्रार्थना करती रहती थी। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधियों से ठीक हो गया। हम उस घटना को अब भूल गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी यहाँ कहती हैं कि एक बार उनके बेटे के साथ भी इस तरह की परेशानी हुई, जब वह 2.5 साल का था और आंटी की जो थी थेरेपी हो गई थी। उसके तुरंत बाद आंटी जी को पता चला, जैसे बच्चा टॉयलेट जा रहा था और वॉशरूम जाते समय जो वो शौच कर रहा था, शिट कर रहा था, तो उस समय उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। आंटी जी ने भी देखा बच्चा छोटा है 2.5 साल का, तो अब उन्होंने देखा, वो चिंतित हो गए कि ये क्या परेशानी हो गई, नई समस्या आ गई उनके सामने। अब वो डॉक्टरों के पास लेकर गई। उन्होंने डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट देखा, उसको टेस्ट किए उसके बच्चे के, तो उन्होंने बताया कि ये तो शल्य क्रिया की जाएगी और उसके एनल में जो प्रॉब्लम थी वही देखा गया और बताया गया उन्होंने कि इसमें 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लगेगा। जो ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे भी ट्रीटमेंट होगा, उसमें 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय लगेगा। आंटी जी बड़ी परेशान हो गई। अब वो गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी उनके बेटे के साथ रहें। उनके बेटे का नाम जय था। उनसे प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से कि उनके बेटे को भी ब्लेसिंग दे गुरुजी। और बड़ी परेशान आंटी जी कहती हैं कि जब शल्य क्रिया के लिए बच्चे को अंदर ले जाया गया तो वो 45 से 1 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे की शल्य क्रिया करते समय 3 घंटे लग गए थे। जब डॉक्टरों ने 3 घंटे तक उसका देखा, सब देखने के बाद जो ट्रीटमेंट जो कर रहे थे, 3 घंटे लगे और उसके बाद डॉक्टरों ने आंटी जी को अंदर बुलाया। बड़े चिंतित लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। डॉक्टर कहते हैं इतने देर तक उन्होंने उस चीज को देखने के बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला, अपना निष्कर्ष निकाला कि ये तो फुंसियां हो गई हैं उसके एनल में और उस पे अब क्या है, बायोप्सी करनी पड़ेगी उनकी। अब आंटी जी और परेशान, ये क्या हो गया। वह बड़ी व्याकुल थी उन दिनों में और वो हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि वो हमेशा उनके बेटे के साथ रहे। बाद में क्या हुआ, गुरुजी को जब ये समस्या बताई गई थी तो गुरुजी ने आशीर्वाद रूप में उनको कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा बच्चे को, सब ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। वो क्या हुआ, इन्फेक्शन ही बाद में आया। उसके जो थेरेपी थी वो गुरुजी ने कर दी अपने आप। और बाद में वो जो डॉक्टर बता रहे थे कि एक परेशानी है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, वो सिर्फ इन्फेक्शन था। और 1 सप्ताह तक उस बच्चे की दवाइयां चली, मेडिसिन चली और वो बिल्कुल ठीक हो गया। आंटी जी कहती हैं अब उस घटना को हम भूल भी चुके हैं। ऐसी घटनाएं कौन याद करता है संगत जी, कभी याद भी नहीं करनी चाहिए। गुरु जी की कृपा जिस पर हो सब कुछ खत्म हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, गुरु जी ने सदा मेरी कामनाएं पूरी की हैं, भले ही वह भौतिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो। गुरु जी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ।
उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, आंटी जी कहती हैं कि गुरु जी के जब शरण में हम जाते हैं, और स्पेशली जब आंटी जी गई, वो अपने बारे में बताते हैं कि गुरु जी ने हमेशा उनकी कामनाएं जो है वो पूरी की हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, सारी कामनाएं उनकी पूरी की हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। और जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो उनको पहले से पता चल जाता है कि हम उनके पास क्यों आए हैं। वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, और चाहे हम उनको बेशक एक बार बोलकर भी भूल जाए, गुरु जी सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। उनसे कुछ भी कहने की हमें आवश्यकता नहीं है, वो सारी बातें सुनते हैं। कांति जी कहती है, मैं पूरा दिन उनके विषय में लिख सकती हूँ। उन्होंने हमारे लिए जो किया है वह, उसके लिए वो बहुत आभारी हैं। उनका धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद करती हैं, और कहती हैं कि जैसे गुरु जी हमेशा कहा करते थे, शॉर्ट में सुनाई, छोटा करके सुनाना है, वैसे ही वो यहाँ पर अपना वर्णन गुरु जी का जो उनके साथ संस्मरण रहा, उनका उन्होंने विवरण किया है, बताया है। और आंटी जी कहती हैं, उस गुरु जी की दया के लिए, उनकी दया के लिए मैं हमेशा हार्दिक आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। कल एक संगत जी ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि हिंदी का सत्संग है तो हिंदी में ही सुनाओ। तो संगत जी, बुकिश लैंग्वेज है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो मुझे नहीं पता, जैसा मेरा अपना ओपिनियन है मैं वैसे ही बता रही हूँ। ये जो है गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्याभा, वैसे ही बहुत इजी फॉर्म में लिखी, मतलब जो वर्ड्स हैं बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो मैं अपनी सोच है संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं सही सोच रही हूँ या क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानती, वो तो आप ही मुझे बताएंगे। तो अंकल जी बोल रहे हैं हिंदी का सत्संग आप उसको ट्रांसलेट क्यों कर रही हैं, कुछ जर्मनी भाषा में थोड़ी लिखा है। तो संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं सत्संग को बहुत लंबा चौड़ा कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो टेक्निकल वर्ड है और सत्संग को भाव के साथ पढ़ा जाए। बुकिश लैंग्वेज में तो आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, जिनके पास गुरु जी की दिव्य आभा जो पावन पुस्तक है वो अवेलेबल होगी, उनके पास उपलब्ध होगी, तो वो उससे इजीली पढ़ सकते हैं। जिनको पीडीएफ फॉर्म में मिल गई है वो उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते, जैसे कि आज यहाँ पर लिख रहा था विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा होती क्या है? अब रेडिएशन थेरेपी हम सभी जानते हैं, उसको इंग्लिश में बोल दिया रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी औजारों से तो होती नहीं है, लेजर के थ्रू की जाती है ना, तो वो कितना इजी लगा। हम विकिरण चिकित्सा लिखें तो हमारी समझ में नहीं आएगी, कितने लोगों की समझ में नहीं आएगी। रेडिएशन समझ में आया। मस्तिष्क का गुल्मा, यहाँ लिखा एक वर्ड, मस्तिष्क का गुल्मा का मतलब होता है ब्रेन ट्यूमर। अब संगत जी, मैं अब उस भाषा को थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ, तो उसमें क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है कि वीडियो को, अगर एक सत्संग छोटा है तो मैं उसको लंबा खींचकर रबड़ की तरह खींच दूं, नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उसको इजी फॉर्म में बताने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ दूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है संगत जी, वो तो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, आप खुद पढ़ लीजिए बुकिश लैंग्वेज में। तो हमारा उद्देश्य क्या है, जैसे कि अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी होगी तो वो भी तो बुकिश लैंग्वेज थी। अब बुकिश लैंग्वेज को आप बुक की तरह ही पढ़ देना, रीडिंग कर देना, उससे किसी को समझ में आए ना आए। हम सत्संग कर रहे हैं संगत जी, हम भाव के साथ पढ़ रहे हैं उस चीज को। ये नहीं कि मैंने चैप्टर खोला एक और धड़ाधड़ उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो ना तो मुझ में फीलिंग आई उस सत्संग को सुनने में, और ना आप सुन रहे हैं तो उसमें फीलिंग आई, तो फायदा ही क्या है संगत जी इससे अच्छा। तो हम ऐसा करें ही ना काम, तो थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगता है, और हमें ज्यादा भी समझ में आता है। कठिन शब्दों को इजी करके बताना, उसमें ज्यादा समझ में आता है। मुझे नहीं पता संगत जी मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन जो हो रहा है सब गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं ही कर दूं, जो हो रहा है सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है। जैसे वो मेरे मन में थॉट डालते हैं मैं वैसे ही कार्य कर देती हूँ। और संगत जी, अगर आपको लगता है कि बुकिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लीजिए, ताकि आपको
जल्दी समझ आ जाए। शायद मेरी पढ़ा हुआ ना समझ में आ रहा हो या मैं गलत पढ़ रही हूँ उससे, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगी, क्योंकि छोटा मुंह और बड़ी बात मैं करती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपनी तरफ से मैं अच्छा ही करूँ, और जितना इजी रहेगा हम लोगों को उतना ही आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आप ये कहेंगे मैं पूरा सत्संग पढ़कर उसको समरी के रूप में आपको सुना दूं, तो मैं वैसा भी कर सकती हूँ संगत जी। बाकी क्योंकि सत्संग बोलना और सुनना सभी के लिए अच्छा होता है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।